सोच कर देखिए, जब भारत की दो सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल परंपराएं, उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़, आपस में मिल जाएं तो क्या कमाल हो सकता है। चलिए आज इसी अनोखे संगम की कहानी में चलते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय मंदिर वास्तुकला में दो स्टाइल्स का बोलबाला है, लेकिन सोचिए अगर इन दोनों की सबसे बेहतरीन खूबियों को लेकर एक तीसरी, एक बिल्कुल ही नई शैली बना दी जाए, एक हाइब्रिड स्टाइल। तो इसी सवाल का जवाब है वेसर शैली। जी हाँ, एक ऐसी ही मिलीजुली शैली जिसका जन्म हुआ आज के कर्नाटक की जमीन पर, और इसने आर्किटेक्चर को एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा, एक कलात्मक प्रयोग था, एक कोशिश थी जिसमें दो अलग अलग परंपराओं को मिलाकर कुछ एकदम नया और अनोखा बनाया गया। तो वेसर शैली के जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर के घुमावदार शिखर और दक्षिण के पिरामिड जैसे विमान दोनों से प्रेरणा ली और उन्हें एक नए ही अंदाज में पेश कर दिया। अच्छा, तो इस विजर शैली की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है चालुक्य राजवंश से। वही थे इस आर्किटेक्चरल प्रयोग के असली प्रणेता, सबसे पहले और सबसे हिम्मत वाले। उनका काम आप देखिए सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले ऐहोल में शुरुआती प्रयोग हुए, फिर बादामी में उन्होंने चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने में महारत हासिल की, और फिर आखिर में पट्टदकल में इस शैली को और निखारकर एक आखिरी शक्ल दी। एक पूरा सफर था ये। बात करें बादामी गुफाओं की, तो वो उनके शुरुआती काम का एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचो, नरम बलुआ पत्थर को काटकर बनाए गए ये मंदिर उस दौर की कला और इंजीनियरिंग का क्या बेहतरीन नमूना है। और यहाँ एक चीज बहुत ही दिलचस्प है, वो है धार्मिक सद्भाव। आप देखेंगे कि एक तरफ हिंदू देवी देवता जैसे नटराज और विष्णु के अवतारों के लिए गुफाएं हैं, तो ठीक पास में ही जैन तीर्थंकरों के लिए भी एक शानदार गुफा बनी हुई है। तो साफ है चालुक्यों ने एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नींव पर एक ऐसी इमारत कैसे खड़ी हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। अब आते हैं 11वीं से 14वीं सदी के दौर में। इस समय पर आया होयसल राजवंश, और उन्होंने वेसर शैली को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मतलब इस कला को एक अलग ही स्तर दे दिया। उन्होंने चालुक्यों की विरासत को ही आगे बढ़ाया और मंदिर की दीवारों को आप कह सकते हैं एक कैनवस बना दिया। एक ऐसा कैनवस जिस पर इतनी बारीक और जटिल नक्काशी की गई कि वैसी मिसाल दुनिया में और कहीं मिलना मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण वो है हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर। राजा विष्णुवर्धन के समय में बना ये शिव मंदिर होयसल कला का मास्टरपीस माना जाता है। ये मंदिर परिपक्व वेसर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका जो तारे के आकार का ग्राउंड प्लान है वो इसे एकदम अनोखा बनाता है, और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है यानी नरम सोपस्टोन, उस पर इतनी महीन नक्काशी है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर में जान फूंक दी गई हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो किसी मंदिर को वेसर बनाती हैं। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसको हम एक तरह की रेसिपी की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले नागर और द्रविड़ तत्वों का एक मिश्रण लीजिए, खास तौर पर टावर डिजाइन में। फिर उसमें जोड़िए एक तारे के आकार का मंच। तीसरा इंग्रेडिएंट है नर्म सोपस्टोन, ताकि नक्काशी एकदम सटीक हो सके। और आखिर में हर सतह को, चाहे वो खंबे हों, छतें हों या दरवाजे, बेहद खूबसूरत और बारीक मूर्तियों से भर दीजिए। तो वेसर शैली की जो विरासत है वो सिर्फ वास्तुकला की नहीं है, ये असल में पत्थर पर लिखी हुई कलात्मक विकास की एक पूरी कहानी है। ये सफर साफ दिखाता है कि कैसे चालुक्यों के सरल रूपों से शुरू होकर यह शैली होयसलों की लुभावनी जटिलता तक पहुंची। ये निरंतर नवीनता और बेहतरीन शिल्प कौशल की एक कमाल की दास्तान है। आज भी ये मंदिर उस अनोखे सांस्कृतिक संगम की एक जिंदा गवाही बनकर खड़े हैं, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर ये पत्थर बोल पाते तो संलयन और कलात्मकता की न जाने कौन कौन सी कहानियां सुनाते।